गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एग्ज़ाम टाइम है, आप लोग सब बिजी हो गए एग्ज़ाम में, तो आप ही की मदद के लिए मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस ऑफ द ग्रामर। बेस यानी कि फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। आपने फाउंडेशन वर्ड तो पहले सुना ही होगा। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। आपने किसी बड़े ऊंचे बिल्डिंग को बनते देखा होगा। जब वो ऊंची बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका नींव तैयार किया जाता है, और जितनी ऊंची और मजबूत बिल्डिंग बनानी होती है, इमारत ऊंची और मजबूत बनानी होती है, उसका नींव उतना ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया जाता है। समझे। अब देखिए, नींव बनाने में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं की जाती है। ठीक है। अब जब बनते देखते होंगे, उसमें ओरिजिनल मटेरियल यूज होता है, परफेक्ट कंक्रीट, एकदम सॉलिड आयरन रॉड, हाई क्वालिटी का सीमेंट, ताकि बेस जो है, नींव जो है, फाउंडेशन है, परफेक्ट बने। बच्चों, अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत हो गया, तब उसके ऊपर आप जितनी भी इमारतें बनाने, मंजिलें बनाते रहेंगे, बनाते जाइए, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी इमारत का नींव ही कमजोर है, बहुत कमजोर है, उसके ऊपर अगर आप मंजिल तैयार करते जाइएगा तो आपको पहली मंजिल से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। क्या असर दिखने लगेगा? कुछ क्रैक हो जाएगा, बेंट आ जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए हर इमारत का नींव बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश ग्रामर का नींव, फाउंडेशन यानी कि बेस, और उसका नाम है टेंस। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का नींव यानी कि टेंस अगर आपका स्ट्रांग है, तब आपको इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक होगी उसमें कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे टेंस का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तब आपको किसी भी प्रकार का टेंस ही नहीं, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका किसी भी तरीके से टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो टेंस से रिलेटेड ग्रामर के जितने भी टॉपिक है सब पे आपका असर पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले समझते हैं वर्ब। अब आपको पता ही है, वर्ब टेंस से रिलेटेड है डायरेक्ट। अगर टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो टॉपिक वर्ब आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद आता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ रखा है। अगर टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वॉइस आपका कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। वॉइस तो टोटली डिपेंडेंट है टेंस पे। उसके बाद आता है एक और टॉपिक, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच आप लोग क्लास 6-7 से रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब टोटली टेंस पे डिपेंडेंट है। अगर टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इसमें प्रॉब्लम आनी ही आनी होगी। और वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मॉडल्स। मोर और लेस मॉडल भी कंप्लीट टेंस पे डिपेंडेंट है। उसके बाद आता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंस पे डिपेंडेंट है। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मुझे लगता है 26-27 रूल हैं, और सारा रूल टेंस पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, अगर आपका क्वेश्चन टैग भी टेंस पे ही डिपेंडेंट है। अगर क्वेश्चन टैग को समझना है तो आपको टेंस का बेसिक क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। उसके बाद एक और आता है
इंटेंसिटी ऑफ स्पीकर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है मोर और लेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंस पर डिपेंडेंट है। यही बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि टेंस जो है, ये मान लीजिए ये सारे मंजिले हैं किसी इमारत के, ग्रामर के, और टेंस इनका नींव है। अगर टेंस का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब ये सारे मंजिलें आपकी कमजोर रहेंगी। अगर ये एक बार परफेक्ट हो गया बच्चों तब ऑल क्लियर रहेगा ये सारा कंसेप्ट। तो देखा बच्चों टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी इमारत का नींव मजबूत करना होता है तब उसके ऊपर जितने भी आप बिल्ड स्टोरीज बनाना चाहे, बिल्डिंग ऊपर उठाना चाहे उठा सकते हैं। उसी तरह ग्रामर रूपी बिल्डिंग का बेस है टेंस। अगर टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है बच्चों तो इसके ऊपर आप जितने भी टॉपिक्स पढ़ते जाइएगा, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सारा टॉपिक जो है मोर और लेस टेंस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि प्राइमरी क्लासेस से आप टेंस पढ़ना शुरू कर देते हो, मुझे लगता है क्लास 3, 4, 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो आप टेंस जानते हो, टेंस पढ़े हुए हो, उसके फॉर्म्स पढ़े हुए हो। एक बार आप बताइए बच्चों टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। बच्चों देखिए टेंस कोई काल वगैरह नहीं है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं टेंस क्या है। मैं आपको टेंस का बारीक से बारीक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक ले जाऊंगा। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने दूंगा। मैं आपको हर चीज लॉजिक और कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए, टेंस को समझने से पहले हमें दो उसके इंपॉर्टेंट टर्म समझना होगा, जिसका नाम है टाइम और एक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टेंस की बारीकियां अगर आपको सीखनी है, समझनी है, तो आपको टाइम समझना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइम लाइन समझना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लाइन। बच्चों मेरा बेटा क्लास 3 में है, उसके सोशल स्टडीज बुक में हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें कुछ AD AC का कंसेप्ट दिया हुआ है, और उसमें एक टाइमलाइन था। मेरा बेटा मुझसे पूछा, पापा ये टाइमलाइन क्या होता है? तो मैं उसको उस समय ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया। समझा तो दिया कि उसको, जैसे उसी के बुक में ऐसे था कि मान लीजिए फर्स्ट सेंचुरी में ये हुआ था, सेकंड सेंचुरी में ये, थर्ड सेंचुरी में ये हुआ, फोर्थ सेंचुरी में ये हुआ था, ठीक है। तो मैंने उसको भी ऐसे समझाया, बाबू अभी आप प्रेजेंट यानी कि क्लास 3 में हो, ठीक है। आप इससे पहले क्लास 2 में थे, उससे पहले आप 1 में थे, फिर LKG UKG पढ़ा, उससे आपका जन्म हुआ था। तो ये सब क्या है? ये टाइमलाइन है। फिर कल को आप क्लास 4 पे जाओगे, 5 पे जाओगे, 6 और क्लास 10, 11, 12 तक जाओगे, मैट्रिक करोगे, 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर करोगे। ये जो चीज है इसी को टाइमलाइन कहते हैं। वो समझ गया, लेकिन मैं अपने आप में सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मैं उसको वो बेसिक फंडा नहीं समझा पाया। वही टाइमलाइन मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, टेंस सीखने के लिए आपको टाइम समझना पड़ेगा, टाइम समझने के लिए आपको टाइम लाइन समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए टाइम लाइन क्या होता है। बच्चों यूं तो टाइम को बांटना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन एक प्रयास करता हूं, एक प्रयास किया गया है ताकि टाइम को बांटा जा सके। बांटा कैसे, मैं अभी समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है। लिख देते हैं प्रेजेंट, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं,
आप पढ़ रहे हो, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम क्या है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्रेजेंट कभी रुकता नहीं है बच्चों, निरंतर चलता रहता है। जैसे अभी लॉकडाउन में ग्रेट लीजेंड B.R. चोपड़ा जी की आपने महाभारत देखी होगी, उसमें देखे थे टाइम वो सर्कल चलता रहता है, मैं समय हूं, कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी दशा हो, मैं कभी नहीं रुकता। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट हमेशा चलता रहता है, इसका नाम ही है ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए, जो लगातार चल रहा है बिना रुके हुए, प्रेजेंट का आदत है, आदत क्या, करैक्टर है, नेचर है। ठीक है, निरंतर चलता रहता है। अब देखिए, मैंने कुछ अभी बोला, ठीक है, मैं कुछ बोला, वो क्या हुआ, वो समय बीत गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट क्या है, तो आप कहोगे क्या? सर, बीता हुआ समय ही पास्ट कहलाता है। मैं कहूंगा ये अधूरा है, ये पूरा वाक्य नहीं है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रेजेंट चल रहा है, निरंतर चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया क्या, कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बेशक 1 सेकंड पहले बोला, लेकिन वो बीत तो गया ना। जो बीत गया, बेशक जो अभी 1 सेकंड बीता, कुछ समय बाद वो 1 मिनट हो जाएगा, फिर 1 घंटा हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, 1 सप्ताह हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बीत गया। मेरे मुंह से निकला एक वर्ड 1 सेकंड पहले ही, या 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, वो बीत गया। यानी कि क्या बीता? जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रेजेंट, यानी कि ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी कि वो प्रेजेंट जो बीत गया, वो पास्ट कहलाया। पास्ट को पहले से नहीं था, कुछ हुआ। वही, अब चलिए, ये चलते चलते चलते, जैसे कि मैंने बताया कि पहले 1 सेकंड हुआ, फिर 1 मिनट हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 1 दिन हुआ, फिर 1 महीना हुआ, फिर 1 साल हुआ। ठीक है, वो हो गया। अब इसको क्या कहें? पास्ट। चलिए कह देते हैं पास्ट। ये हो गया पास्ट। अब समझे? तो अब इसका अगर पास्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। आपने क्या कहा था? सर, बीता हुआ समय नहीं, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। ठीक है, मैंने बताया अभी, जो अभी मैं बोला, बेशक वो 1 सेकंड पहले बीता, लेकिन बीत तो गया ना। अब क्या बीता? ऑनगोइंग प्रोसेस बीता। प्रेजेंट क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस ही जो बीत गया वो पास्ट है, यानी कि प्रेजेंट जो बीत गया वो वही पास्ट है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब प्रेजेंट समझ गए, पास्ट समझ गए। अब देखिए, आपने एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, मुझे लगता है क्लास 6-7 से शुरू हो जाता है नंबर लाइन मैथमेटिक्स का। उसमें क्या पढ़ते हैं? एक 0 होता है जो कि न्यूट्रल, और इस तरफ पॉजिटिव नंबर चलता है, इस तरफ निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर की 1, 2, इधर -1, -2। तो आपने उसमें क्या पढ़ा था? पॉजिटिव नंबर जो है वो रियल नंबर है, नेगेटिव नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और कहते हो, भाई साहब मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए। आया, वजन करके आपको 2 किलो दे दिया। ठीक है, अब कहिए, भाई साहब मुझे -2 किलो चावल दे दीजिए। वो तो पहले पूछेगा ये माइनस क्या होता है बाबू? तो माइनस माइनस होता है, इमेजिनरी होता है। यानी कि
वो दुकानदार नहीं समझ पाएगा। रियल चीज जो आपने कहा मुझे 2 kg चीनी दे दीजिए तो दे दिया, लेकिन आप कह रहे हैं -2 kg, वो समझ ही नहीं पा रहा है। यानी कि जो रियल है वही चीज समझ आएगा, जो इमेजिनरी है वो तो समझ ही नहीं आएगा। तो प्रेजेंट क्या है? रियल है। वही एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो, ये क्या है? रियल है। समझ रहे हो? ये रियल है, आप देख रहे हो। अब आप कहिएगा पास्ट, बाबू पास्ट भी तो रियल है, प्रेजेंट ही तो पास्ट हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट ही पास्ट हुआ है, यानी कि पास्ट भी रियल है और प्रेजेंट भी रियल है। प्रेजेंट को आप देख रहे हो और पास्ट को आप देख चुके हो, क्योंकि प्रेजेंट ही पास्ट हुआ है, यानी कि पास्ट भी रियल है और प्रेजेंट भी रियल है। अब कोई और समय आप इमेजिन कर सकते हो? पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, चलिए एक और समय का इमेजिनेशन किया गया। इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, उसी तरह एक और टाइम का इमेजिन किया गया, उसे नाम दिया गया फ्यूचर, यानी कि ये है फ्यूचर। समझे? अब देखिए फ्यूचर क्या है बाबू? फ्यूचर रियल नहीं है। ठीक है, यहां एक स्ट्रिक मार्क डाल देता हूं, बाद में बताऊंगा मैंने स्ट्रिक क्यों डाला। ठीक है, अब देखिए पास्ट रियल है क्योंकि प्रेजेंट ही पास्ट हुआ है, और प्रेजेंट तो आपके सामने है, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब रियल है। लेकिन जिसको आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, जो सिर्फ आपके सोच से बाहर आ ही नहीं सकता, वो इमेजिनरी कहलाता है, और उसे नाम दिया गया है फ्यूचर। समझे? अब देखिए फ्यूचर रियल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी ये 110% नहीं कह सकता है कि कल यही होगा, आने वाले समय में ऐसा होगा। अगर वो कह देता है तो भगवान भी हो जाएगा। भगवान भी नहीं कह सकते हैं कि कल यही होगा। जैसे कि आपने मैथोलॉजी में पढ़ा होगा, मुझे उतना मैथोलॉजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने स्टोरी सुना है कि किसी बंदे का भगवान ने डेट सुनिश्चित कर दिया था कि इस दिन इतने बजे इतने समय, तो उस गुरु से ज्ञान लिया और पता चला कि उसको महामृत्युंजय मंत्र होता है, उसका जाप करने से, निष्ठा करने से किसी भी तरह का बला टल जाता है। और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का निष्ठा से जाप किया, जो भी प्रोसेस है, पूजा किया, और उनकी वो बला टल गई। यानी कि यहाँ पे भगवान का भी कहा हुआ, विधाता का लिखा हुआ भी सही नहीं हुआ, क्योंकि भविष्य था और भविष्य को कोई नहीं देख सकता। बच्चों, भविष्य सदा अंधेरे में रहता है। ठीक है, तो भविष्य हमेशा इमेजिन करने का चीज है। समझे? तो आप ये समझ गए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है, कैसे आया। इसी को टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है।